Hi everyone, welcome back to my YouTube चैनल कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में आप सबका स्वागत है। जो लास्ट आरबीआई की मीटिंग थी उसमें इंटरेस्ट रेट तो कट नहीं किया था, लेकिन सीआरआर का कट किया था। तो हमें समझना ज़रूरी है कि सीआरआर क्या है, इसके इम्पैक्ट मार्केट में क्या हो सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में क्या हो सकते हैं, और हमारे जो गुड्स सर्विस में क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, हमारे फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट पे क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, हमारी लोन पे क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, और हमारा जो स्टॉक मार्केट है मेन उसमें क्या इम्पैक्ट हो सकता है, वो पूरा हम लोग कवर करने वाले हैं इस टॉपिक में। तो ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है एज अ इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर, एज अ स्टूडेंट, एज अ फाइनेंशियल मार्केट में बहुत एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता नहीं होगा, और मार्केट में काफ़ी यानी पता होना ज़रूरी है। मार्केट में अगर आप लोग काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, या फिर इन्वेस्टर भी है बैंकिंग सेक्टर में, तो ये सब आपको पता होना ज़रूरी है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीआरआर, एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही नॉलेजेबल टॉपिक है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको सीआरआर के बारे में पता चल सकते। काफ़ी छोटा वीडियो होगा लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो सीआरआर फर्स्ट ऑफ तो हम लोग सीआरआर है क्या उसके बारे में बात करेंगे। फिर फ्यूचर इम्पैक्ट क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, वो सब हम लोग देखने वाले हैं इस पूरे वीडियो में। ठीक है, तो पहले चलते हैं व्हाट इज़ द सीआरआर। सीआरआर है कैश रिजर्व रेशियो। बेसिकली ये एक रेशियो है जो आरबीआई ये डिसाइड करती है। तो आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई भी क्या है। तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो अभी जो लास्ट में उनका मीटिंग था तो उन्होंने सीआरआर 50 बेसिस कट किया था। ठीक है, तो उसमें क्या रहता है कि मान लीजिए कि कोई बैंक है, मान लीजिए आपका खुद का एक बैंक है XYZ बैंक, जहाँ पे आपके पास 500 करोड़, जैसे मैंने यहाँ पे आपको ड्राइंग दे सकते हैं, डिपॉजिट 500 करोड़ है। तो मान लीजिए 5% देना है रिजर्व बैंक को एज अ रिजर्व के रूप में। तो वही रिजर्व रेशियो कितना देना है, तो सीआरआर डिसाइड करता है कि भाई सीआरआर इस केस में 5 है मान लीजिए, तो जो टोटल डिपॉजिट है आपके पास उसका 5% रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एज अ रिजर्व आपको वहाँ पे रखना है। ठीक है, तो वही रेशियो डिसाइड करता है कि आपके पास जितना कितना पैसा है उसमें से कितना परसेंटेज आपको रिजर्व बैंक को देना है एज अ रिजर्व के रूप में। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम कैश रिजर्व रेशियो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो प्रीवियस था वो 4.5 था, याद रखिए ये 5 आर सिर्फ ये जो डेटा है ये सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में है। जो प्रीवियस था वो 4.5 था, उसको घटा के 4 कर दिया, यानी 0.5 बेसिस पे उन लोगों ने कट किया हुआ है। ठीक है, तो आपको पता चल गया है कि कैश रिजर्व रेशियो क्या है। बेसिकली आपको एक मोटा मोटी में एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करने वाला हूँ, फिर उसके हम लोग इम्पैक्ट भी देखेंगे। तो आपको पता चल गया है कि सीआरआर का मतलब है कैश रिजर्व रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकिंग सेक्टर के लिए, और ओवरऑल हमारे भी इम्पैक्ट करता है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ बैंक पे इम्पैक्ट करता है, क्योंकि हर चीज़ एक के साथ लिंक हुई है, तो सबको ये इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो जो 4.5 था पहले उसको घटा के 4 किया, क्योंकि 50 बेसिस पे उन लोगों ने कट किया है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे होगा कि जो बैंकिंग के पास है कुछ अराउंड 1.6 ट्रिलियन रुपीस लिक्विडिटी जनरेट हो सकती है इससे। ठीक है, तो मान लीजिए कि अभी ये 4.4 था। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये 5 था उसको 4 कर दिया तो एडिशनल पैसा बचेगा बैंकों के पास। ठीक है, ये कुछ बड़ी ऐसा तो है नहीं कि छोटी अमाउंट होगी, बड़ी बड़ी अमाउंट होती है। तो बैंकों के पास 0.5% पैसा ज़्यादा रहने वाला है। तो उस केस में क्या होगा, बैंकों के पास अच्छी खासी लिक्विडिटी होगी, अच्छा खासा पैसा होगा। तो वो पैसा कहीं पे तो उनको लगाना है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के रूप में लगाना है या लोन देना है, कुछ भी करना है, क्योंकि अपने पास तो वो पैसे रखने वाले नहीं है। वो आपको लोन देंगे, लोन बांटेंगे, या फिर कहीं और पे इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो ये सब होता है, तो काफ़ी इम्पैक्ट रहता है सीआरआर। तो बैंक के पास अभी लिक्विडिटी जनरेट ज़्यादा होगी, तो मेरे हिसाब से अराउंड 1.6 ट्रिलियन रुपीज़ के आसपास लिक्विडिटी जनरेट हो जाएंगे बैंकिंग सिस्टम के आसपास। मैंने भी डेटा कहीं से कलेक्ट किया है, तो मुझे पता चला है 1.6 ट्रिलियन रुपीज़ काफ़ी लिक्विडिटी जनरेट हो सकती है। तो उससे क्या होगा कि बैंक के पास ज़्यादा
पैसा होगा तो ऑफकोर्स वो लोन भी आपको ज़्यादा देगी। फर्दर वो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लिक्विडिटी जनरेट हो सकती, काफ़ी लिक्विडिटी इससे जनरेट होगी। तो बैंकिंग के पास और इसमें काफ़ी पैसा होगा देने के लिए और खर्च करने के लिए। तो लेकिन इसके एक अच्छा भी है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है कि कैसे मैकेनिज़्म ये काम करता है बैंक का, कैसे एक मैकेनिज़्म के रूप में और उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं। तो फर्स्ट तो जो जैसे लिक्विडिटी बढ़ेंगी, क्योंकि 1.6 ट्रिलियन रुपीस बढ़ने वाली है इस केस में, तो अप्रोक्सीमेटली 1.6 ट्रिलियन रुपीस, तो मेरे हिसाब से काफ़ी पैसा सिस्टम में आने वाला है। तो उससे क्या होगा कि एडिशनल कैपिटल जनरेट होगा। तो वो बैंक क्या करेंगे, आपको लोन बांटना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे आपको लोन चाहिए ले जाओ, आपको लोन चाहिए ले जाओ, कम डॉक्यूमेंट में, बहुत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कम हो गए। फिर आपको याद होगा 2008 में यूएसए में भी सेम वही सिनारियो हुआ था। लेकिन CRR 4% से काफ़ी, यानी सिस्टम में वो हो जाएगा, लिक्विडिटी काफ़ी जनरेट हो जाएगी इससे। तो मेरे हिसाब से लोन बहुत बढ़ने वाले हैं अभी। और फिर इसके क्या होगा, जो कंज्यूमर है वो भी बढ़ने वाले हैं, और अदर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी है जैसे रियल एस्टेट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें भी शायद बूस्ट हो सकता है। तो ये बेनिफिट होगा। और लिक्विडिटी कब बढ़ा, लिक्विडिटी को जनरेट कब किया जाता है वो भी समझना जरूरी है। ऐसा नहीं कि CRR ऐसे ही घटा दिया कि भाई चलो सबको लोन बांटो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसमें एक प्रॉपर होता है कि लिक्विडिटी को जनरेट करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम रहता है। शायद मेरे हिसाब से जो अभी GDP के नंबर अभी आए थे तो वो हम लोग काफ़ी थोड़ा लोअर बैक हुआ है हमारा इकोनॉमिक। तो मेरे हिसाब से आने वाले समय में हमें लिक्विडिटी काफ़ी जनरेट करने को मजबूर कर सकता है ये सरकार, गवर्नमेंट। तो मेरे हिसाब से लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्रूशियल टाइम में आई है लिक्विडिटी इकोनॉमिक रिकवरी के लिए। तो मेरे हिसाब से ये जो CRR 4.5 से 4 जो परसेंटेज किया है, तो समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ मेरे हिसाब से शायद जो इकोनॉमिक्स है उसमें कुछ थोड़ा अनबैलेंस हुआ है मेरे हिसाब से, तभी ये CRR को कट किया है, क्योंकि लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं बैंकिंग सेक्टर पे, क्योंकि बैंकिंग के पास बहुत ज़्यादा पैसा आने वाला है। तो वो भर भर के आपको बांटेंगे पैसे, होम लोन ले लो, पर्सनल लोन ले लो, कार लोन ले लो, ठीक है, फिर वो इन्वेस्टमेंट लोन ले लो, बिजनेस लोन ले लो, वो सब भर भर के वो बांटने वाले हैं वो सब। तो बैंकिंग सेक्टर पर इम्पैक्ट होगा। लेकिन उसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है तो साथ में नेगेटिव इम्पैक्ट भी मार्केट में होने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट होगा इन्फ्लेशन। जो लिक्विडिटी के कारण क्या होगा कि इन्फ्लेशन, मेरे हिसाब से इन्फ्लेशन है वो बढ़ सकता है। तो अगर आप लोगों ने मान लीजिए कि आप हाई प्रायोरिटी कोई चीज़ है, मान लीजिए कोई भी चीज़ है या तो कोई गुड्स है, तो वो उसकी प्राइस, उसकी डिमांड काफ़ी हाई है। ठीक है, तो जैसे बैंक लिक्विडिटी बढ़ने वाली है तो आराम से आपको पहले जो लोन काफ़ी दिनों, यानी एक प्रोसेस रहता है कि भाई लोन के लिए इतने टाइम लगेगा, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ये चार्जेस चाहिए, वो आपको लगेगा, स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, GST लगेगा। तो थोड़ा शायद कम करके वो लोग क्या करेंगे, लोन को ज़्यादा बढ़ाने के लिए वो आपके पास लोन के लिए काफ़ी मैसेज आएंगे, कॉल आने वाले हैं। तो वो सब लिक्विडिटी इंक्रीज होने की वजह से ऐसा होता है। तो उसके कारण क्या होगा, जो गुड्स डिमांड है मार्केट में, चाहे कोई भी चीज़ हो, तो जो उसकी डिमांड है वो बढ़ने वाली है। तो डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, प्राइस भी हाइक होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आने वाले समय में शायद इन्फ्लेशन CRR की वजह से बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये भी एक रिस्क है। फिर क्या होगा कि इसमें दूसरा ये भी है कि CRR बढ़ गया है तो इन्फ्लेशन तो साथ में बढ़ेगा। इसके बाद स्टॉक प्राइसेस, फिर कॉमोडिटीज़, फिर रियल एस्टेट के जो आपके हाउसेस है वो और लैंड है उसके भी दाम बढ़ने वाले। ठीक है, वो भी दाम बढ़ेंगे क्योंकि लिक्विडिटी जनरेट हुई तो स्टॉक प्राइस भी, आपके जो स्टॉक प्राइस है वो भी इम्पैक्ट होगा। फिर जो आपके लैंड है
हाउसेस है वो भी इम्पेक्ट करने वाला है। ठीक है, आपकी ग्रोसरी में तो इम्पेक्ट करेंगे, साथ में ये भी प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। फिर दूसरा ये भी नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है कि इससे रिस्क ऑफ एसेट बबल्स बोलते हैं, तो वो भी, क्योंकि लिक्विडिटी जो जनरेट होती है वो काफ़ी प्रॉब्लम भी लाती है। तो क्या रहता है कि जो हम लोगों ने जो बात किया कि स्टॉक और रियल एस्टेट फिर कमोडिटी के प्राइस अपने आप बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे उससे, तो क्या है फाइनेंशियल मार्केट में इंस्टेबिलिटी आ जाती है इसके कारण। तो कई बार क्या होता है, अगर ये बबल बन गया और ये बबल फूटा, तो मान लीजिए कि इसमें काफ़ी हैवी लॉस होता है, बैंक को भी रहता है, फिर इन्वेस्टरों को भी काफ़ी लॉस होता है और काफ़ी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। उसका बेस्ट उदाहरण 2008 में जो हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था यूएसए में, तो आप लोगों ने देखा था कि उन लोगों ने भर भर के लोन बांटे थे, बहुत पैसा था उन लोगों ने, काफ़ी यानी देखा ही नहीं कि बंदा क्या कर रहा है क्या नहीं, जिसको लोन चाहिए इजीली अवेलेबल था मार्केट में। हाउसिंग क्राइसिस हम लोग उस टाइम को बोलते हैं, तो काफ़ी लोन बांटे थे हाउसिंग के लिए और देखा ही नहीं था। फिर क्या हुआ कि बाद में पता चला, लेकिन वो बबल निकला। ठीक है, तो वो बबल ब्रस्ट हो गया और काफ़ी आप लोगों ने देखा होगा, एक बार आप लोग वहाँ पे जाके देखेंगे 2008 में कैसे मार्केट क्राइसिस हुआ था, काफ़ी डिप में हुआ था वो क्राइसिस। तो उसको भी संभलने में फिर वो यूएस गवर्नमेंट को भी आना पड़ा था मार्केट में कि भाई ठीक है हम लोग देखते हैं। तो एक जो बबल क्रिएट होता है वो बहुत, यानी अगर वो बबल फटता है तो मान लीजिए काफ़ी लोगों के पैसे डूबते हैं। काफ़ी लोग आपने सुना कि 2008 में जो पुराने लोग हैं वो उसने स्टॉक मार्केट में जिसने पैसा लगाया था, तो आप उनसे भी काफ़ी बार सुना होगा कि हाँ भाई 2008 में हमने काफ़ी पैसा डुबोया था। आप स्टॉक प्राइस भी देख सकते हैं, काफ़ी डीएलएफ काफ़ी, यानी आप एक बार चार्ट जाके एक बार देख लीजिए कहाँ कैसा, काफ़ी कोई भी सेक्टर उठा लीजिए अच्छे से अच्छा, तो वहाँ पे वो स्टॉक की अच्छी खासी पिटाई हुई थी 2008 में। ठीक है, अच्छे स्टॉक वापस से रिकवरी किए उसने। फिर जो रियल एस्टेट स्टॉक थे उसको काफ़ी लंबा 10 से 20 15 साल का एक पीरियड लगाए, 10 से 15 साल, क्योंकि आप डीएलएफ को देख लीजिए 2008 में कौन सा प्राइस था और अभी क्या चल रहा है, तो उसके बीच में जिसने डीएलएफ में या रियल एस्टेट में पैसे लगाए होंगे तो काफ़ी, यानी लैंड की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ। तो अगर कहीं वहाँ पे आप ट्रैप हो गए तो 7 से 8 साल आप निकल नहीं पा सकते। ठीक है, एज ए इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, तो ये भी हाँ हो सकता है हमारे खेल, यानी ये जो सीआरआर का इम्पैक्ट हमारे खिलाफ हो, ऐसे भी हो सकता है। फिर क्या हो, क्या लोअर इंटरेस्ट रेट होते हैं। सीआरआर क्या होता है कि इससे दूसरा इम्पैक्ट होता है लोअर इंटरेस्ट रेट। तो क्या रहता है कि फिक्स डिपॉजिट जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो काफ़ी कम हो जाता है, फिर होम लोन का तो काफ़ी इंटरेस्ट रेट उससे कम हो जाते हैं। तो सीआरआर का दूसरा ये होता है कि इंटरेस्ट रेट भी कम होना स्टार्ट हो सकते हैं, तो इम्पैक्ट सेविंग पे इम्पैक्ट होगी, क्योंकि पब्लिक के, मान लीजिए कि इसमें क्या है कि सेविंग फिर पब्लिक करने वाली नहीं है, फिर उसके पास ज़्यादा पैसा आएगा तो काफ़ी सेविंग कम हो सकती है और खर्चे ज़्यादा होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि डिमांड जनरेट अपने आप हो जाएंगे उसके कारण। तो डिमांड जनरेट होने से प्राइस बढ़ने वाले, तो क्या है कि आपके पास अल्टीमेटली जो सेविंग है वो कम होने वाली है। ठीक है, फिर तीसरा ये भी रहता है कि एक्सेसिव रिस्क टेकिंग बाय बैंक्स, जो 2008 में हुआ था वही सेम है कि भाई जो बैंक है तो वो क्या करने वाले हैं कि कंपटीशन हो सकती है इसमें, तो कौन ज़्यादा लोन बेचता है, कौन ज़्यादा लोन देता है, वो सब पूरा हो जाएगा पूरा मार्केट। तो उसके कारण क्या हो सकता है कि भाई अचानक से सब बैंक बिना देख के भी लोन डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट हो सकती है, तो उससे इसके कारण क्या हो सकता है, एक उन पे रिस्क हो सकता है जो 2008 में यूएस के बैंकों के साथ हुआ था, वही सेम हो सकता है कि सीआरआर घटने से किसी के साथ भी हो सकता है। तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में क्या इम्पैक्ट हो सकती है। तो इमीडिएट अगर तो ये क्या है कि सीआरआर को एज ए पॉजिटिव हम लोग गिनते हैं मार्केट में, क्योंकि क्या है कि पैसा आने वाला है, तो अभी इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, पैसा आपके पास आने वाला है। तो अभी बीच में आपने न्यूज़ सुना होगा कि बैंक के पास फिक्स डिपॉजिट की कमी हो रही है क्योंकि लिक्विडिटी कम हो रही थी। तो क्या था कि लिक्विडिटी इसलिए कम हो रही थी क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम था। ठीक है, आज मेरे पास अगर मान लीजिए कि 1 लाख रुपीज़ है, अभी मार्केट आप लोगों ने 2000 कोरोना के बाद जो देखा है वो सुपर मूव देखा है, यानी कि आपके पैसे 3 4 5 गुना तक
बढ़ गए हैं। ठीक है, जो स्टॉक की प्राइस 10, 20, 50 रुपये, 100 रुपये थी वो 300, 400 पे पहुंच गए, जिसकी 300 थी वो 1000 तक पहुंच गए, जिसकी 500 थी वो 2000 तक पहुंच गए। तो जो रिटर्न था ना, परसेंटेज ऑफ रिटर्न वो बहुत अच्छा रहा था। तो पब्लिक ने देखा कि अच्छा हर जगह मार्केट, फिर आईपीओ भी आप देख सकते हैं कि इनिशियल जो गेन मिल रहा है डबल ट्रिपल ऐसा ही मिल रहा है अभी। ठीक है, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए पब्लिक को क्या लगता है कि नहीं, कि फिक्स डिपॉजिट रखने में कोई मज़ा नहीं, उससे तो अच्छा हम लोग आईपीओ में भर देते हैं। क्योंकि अभी क्या है कि मान लीजिए 6% इंटरेस्ट रेट होता है, तो ये 6,000 रुपये आपको 6,000 मिल रहे हैं पूरा साल का। अगर मान लीजिए वही आईपीओ अगर 1 लाख है और आपके पास 3 एप्लीकेशन डाला, आपने 2 लग गई, कोई अच्छा आईपीओ निकल गया, तो प्रोबेबिलिटी है कि 40 से 45,000 रुपीज़ बन सकते हैं उस केस में। तो पब्लिक क्या देखती है कि भाई नहीं, हमें फिक्स डिपॉजिट में पैसा क्यों रखना है जबकि वहाँ पे हमारा पैसा बन रहा है। तो जो फिक्स डिपॉजिट में जाता था वो हट के सीधा मार्केट में आ रहा है। ठीक है, तो उसके कारण ये है कि मार्केट एक बबल तो मैं नहीं बोल सकता, वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन इससे इम्पैक्ट ये होता है कि प्राइसेस बढ़ते जाते हैं, स्टॉक प्राइस के प्राइसेस। तो ये रहता है। और ख़ास करके आप बैंकिंग और कंज्यूमर गुड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टॉक में आने वाले समय में कुछ देख सकते हैं कि हलचल इसमें होगी पक्का। और CRR कट जो है उससे इंटरेस्ट रेट तो लो होता ही है और लोन भी कम इंटरेस्ट रेट पे मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि जितना लोअर इंटरेस्ट रेट होता है तो उससे मार्केट को अच्छा बेनिफिट मिलता है। क्योंकि इसमें क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ, मार्केट क्या चाहता है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़, साथ में इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है। लेकिन इसमें क्या रहता है कि CRR कट करने से एक जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होगा, उससे क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने वाली है। क्योंकि क्या रहता है कि जिसको पैसा चाहिए, मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उसको जो रोड बनाना है, मान लीजिए उनको ठेका मिला है, तो उनके पास पैसा नहीं है, तो क्या करेगा, वो जाके बैंक में बोलेगा कि भाई मुझे लोन चाहिए। तो ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ सकती है, रियल एस्टेट में भी बढ़ सकती है। अगर लोन सस्ता है तो आपके पास कम पैसे है तो आप लोन के लिए एक बार जा सकते हैं कि भाई चलो ठीक है हम लोग लोन, वैसे भी इंटरेस्ट रेट कम है। तो ये सब सारे इम्पैक्ट रहते हैं मार्केट में। तो इससे कारण क्या रहता है, एक्टिविटी बढ़ती है, तो स्टॉक मार्केट में भी ये एक्टिविटी बढ़ सकती है। ओवरऑल मेरे हिसाब से इसके दो इम्पैक्ट है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। शॉर्ट टर्म में शायद पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं, अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया तो उसको कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि अभी USA में इस बार बोल दिया है कि नहीं, कि मैं भाई जो साल में 4 बार कट करने वाला था वो अभी मैं सिर्फ 2 ही बार कट करने वाला हूँ। क्योंकि उनको भी पता है कि ये शॉर्ट टर्म शायद पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में शायद एक रिस्क बढ़ सकता है, एक बबल बन सकता है। अगर वो बबल ब्रस्ट हो गया तो फिर बहुत दिक्कत होगी। फिर उसके साथ जो RBI गवर्नर है उनका नाम पूरा चिपक जाता है, तो वो कोई भी अपना नाम को ऐसे नहीं देखना चाहता है कि ये बबल ब्रस्ट के साथ। तो मेरे हिसाब से वो लोग भी संभल संभल के चल रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से CRR कट किया है तो एक मार्केट के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकती है। अगर वो नेगेटिव इम्पैक्ट आ गई तो मान लीजिए कि काफ़ी इन्वेस्टरों के पैसे यहाँ पे डूब सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से हम लोगों ने इसमें अच्छा खासा CRR का कवर कर लिया है। CRR क्या है कि कैश रिजर्व रेशियो है। तो उसका वो रेशियो क्यों हम लोगों को चाहिए, बैंक के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, फाइनेंशियल मार्केट के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, फिर बैंकिंग सेक्टर पे इसका इम्पैक्ट क्या होता है, फिर लिक्विडिटी हम लोगों ने कवर किया, फिर इसके कारण क्या इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, फिर इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या बबल्स क्रिएट हो सकता है, फिर स्टॉक मार्केट में भी इम्पैक्ट क्या होता है वो हम लोगों ने देखा है। ठीक है, वो पूरा हम लोगों ने छोटा ही वीडियो में, लेकिन एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझा है। इसमें तो काफ़ी डेप्थ आप लोग जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको जो ओवरऑल छोटा ही वीडियो चाहिए और उसमें आपको नॉलेज चाहिए। तो मेरे हिसाब से मैंने इसमें सारे कवर कर लिए, ताकि आप लोगों को पता चले कि CRR क्या है। जो स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं उनको भी पता होना चाहिए कि CRR एक्चुअली है क्या। क्योंकि RBI, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में आप लोगों ने देखा होगा, बिजनेस चैनल न्यूज़ है उसमें भी आप लोगों ने देखा है कि RBI गवर्नर की मीटिंग है, अभी वो इंटरेस्ट रेट नहीं कट की है, लेकिन CRR पे पॉइंट
50 बेसिस पे उन लोगों ने कट किया है। तो यही है CRR, इसका इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ता है और पक्का रहता है, और इन्फ्लेशन और हमारे लाइफ में भी इसका इम्पैक्ट रहता है। तो शायद मैंने ये सारा कवर कर लिया है। अगर कुछ भी है तो आप नीचे कमेंट में एक बार वो कमेंट करके मुझे, और भी अगर आपको कुछ जानना है या मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।